जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बैच लाया गया था, इसमें दोस्तों जो 24/7/2025 को प्रैक्टिस सेट हुआ है उसी प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है वो सभी आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि उन सभी नहीं देखें दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों पहला है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले जुलाई 2025 में कौन से दो देश आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में शामिल हुआ है? क्या दोस्तों याद रखना है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान दोस्तों शामिल हुआ है। और अगर दोस्तों अगर आपका एनडीबी की बात किया दोस्तों तो इसका ब्रिक्स बैंक का नाम है और इसमें कुल दोस्तों आपको 11 देश है, एनडीबी में याद रखिएगा। अगर ब्रिक्स 2025 की आयोजन कहाँ में किया गया था, तो यह दोस्तों रियो ब्राजील में किया गया है। और ब्रिक्स 2024 का अगर बैठक आएगा तो दोस्तों रूस के शहर कजान में किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनाद एवं टोबैको की संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी कथन आपका दोस्तों सही है, याद रखना है। देखिए दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जो भी मनाया गया है, यह आपका सम्मेलन कहाँ में हुआ दोस्तों, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, याद रखना है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत ने अपना पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। तो यह दोस्तों आपको मेरठ उत्तर प्रदेश में किया है। मेरठ उत्तर प्रदेश से दोस्तों अभी हाल ही में क्या करंट अफेयर है उसको याद रखना है। इससे शहादत संग्रहालय स्थापित किया गया है मेरठ में, पशु संग्रहालय भी दोस्तों मेरठ में स्थापित किया गया है, और स्वतंत्रता संग्रहालय भी आपको मेरठ में स्थापित किया गया है। यह तीनों संग्रहालय याद रखना है। अगर यहीं से दोस्तों उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में सुभद्रा योजना, छाता परियोजना में दोस्तों शुरू किया गया है, और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप स्टेट अगर आपसे पूछेगा तो वो भी आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना शुरू किया है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय योग महोत्सव भी दोस्तों मनाया गया है। और विशाखापट्टनम 2020 में दोस्तों जो गैस रिसाव हुआ था वो गैस का नाम क्या था, तो दोस्तों अस्टालिनिन गैस, याद रखना है, अस्टालिनिन गैस दोस्तों जिसका रिसाव हुआ था 2020 में, कहाँ में, तो विशाखापट्टनम में। समानता का प्रतिमा आपसे पूछा गया दोस्तों तो तेलंगाना में हो जाएगा समानता का प्रतिमा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 3I एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि अब तक खोजा गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पिंड है। नहीं दोस्तों, दूसरा नहीं बल्कि दोस्तों पहला हो जाएगा, पहला, यानी कि दोस्तों आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसे एटलस परियोजना के अंतर्गत चिली में एक दूरबीन के द्वारा खोजा गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चिली में एक दूरबीन के द्वारा खोजा गया था, यानी कि दोस्तों ऑप्शन दूसरा कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि यह 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अभी जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 या दोस्तों 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, और यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ये भी कथन सही है दोस्तों, जो कि ब्राजील के शहर है रियो डी जेनेरियो में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों यहाँ पर बैठक हम आपको बता रहे हैं, अगर G7 2025 का आपको बैठक पूछेगा तो उसका दोस्तों कनाडा में हुआ है G7 2025 का बैठक। अगर G20 2025 का बैठक आएगा दोस्तों तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। SCO 2025 का बैठक आएगा तो चीन में हुआ है। आसियान 2025 का बैठक पूछेगा तो मलेशिया में हुआ है। क्वाड 2025 का बैठक दोस्तों भारत में हुआ है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का बैठक आएगा दोस्तों तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरदार पटेल को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड नामक एक नया बहुराष्ट्रीय सहकारी निकाय पंजीकृत किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है गांधीनगर में, कहाँ में, तो गांधीनगर में दोस्तों। और गांधीनगर में देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, खिलौना पार्क दोस्तों गांधीनगर में स्थापित किया गया है। और बिम्स्टेक का जो युवा सम्मेलन की बैठक हुआ था वो भी दोस्तों आपका गांधीनगर में हुआ था। देखिए फिर यहाँ से क्वेश्चन है क्या रखना है कि गिफ्ट शहर की सूची में दोस्तों 2 शहर को सूची में नामित किया गया है, एक गांधीनगर को और एक अहमदाबाद को, गिफ्ट शहर की सूची में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि हाल ही में अत्याधुनिक फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए दोस्तों अभी जो नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है जो कि अत्याधुनिक फिनोम इंडिया, तो आपका दोस्तों कहाँ में किया गया है? याद रखना है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। बेंगलुरु से अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों
तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भी दोस्तों बेंगलुरु में हुआ है, ये भी याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ में? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है कि यह AI संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई चुनौती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि दोस्तों दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी लगा लीजिए, दोनों कथन सत्य है। और आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा कि AI आधारित विश्वविद्यालय कहाँ में? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। और भारत का पहला AI शहर दोस्तों कौन सा है? तो लखनऊ। और भारत का दोस्तों आपका पहला AI पार्क कहेगा तो आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया है? बताइए। तब मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना दोस्तों जो शुरू किया गया है ये आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगर दोस्तों उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड से याद रखना है, अभी हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। और फूलदेई महोत्सव दोस्तों उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। और इसी को लागू करने वाला अभी आपके वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड ही है, जो कि 27 जनवरी 2025 को लागू किया है। और दोस्तों चारधाम पीठ कहाँ में स्थापित है? तो ये भी उत्तराखंड में। यहाँ से इतना ही याद रखिए। अगर दोस्तों उड़ीसा से कहेगा तो उड़ीसा से याद रखना है छाता परियोजना, सुभद्रा परियोजना। नेक्स्ट पाते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है दोस्तों कि मिजोरम का हाना हथियाल शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल आपका सही बात है। नेक्स्ट करा कि अरुणाचल प्रदेश को लोंगाडिंग सबसे निचले स्थान पर है, ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों भारत में सतत विकास जो कि टॉप स्टेट पूछेगा दोस्तों तो केरल हो जाएगा। और सतत विकास में भारत का स्थान दोस्तों 99वां है और अंक पूछेगा तो 67 है। सतत विकास दोस्तों भारत में जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, याद रखना है नीति आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि 3x35 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिसमें दोस्तों पहला कथन दे रहा है कि इसे WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो 3x35 WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पहले देश से 2035 तक प्रति व्यक्ति नमक का सेवन 5 ग्राम तक सीमित करने का आग्रह करती है, यानी कि दोस्तों दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर दोस्तों WHO की बात की जाए तो WHO की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि बीट चैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि इसे एलोन मस्क ने लॉन्च किया है। नहीं दोस्तों, एलोन मस्क के द्वारा नहीं, बल्कि एक ट्विटर के जो संस्थापक सदस्य थे जिनका नाम था दोस्तों जैक डोर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह एक नया मैसेजिंग ऐप है जिसे काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल कथन सही है दोस्तों, यानी कि केवल ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि विस्तृत रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिसमें दोस्तों पहला कथन आपका दे रहा है कि जून जुलाई 2025 में 6 किल्टन से ERASR के 2 परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत दे रहा है, 2 नहीं दोस्तों बल्कि एक का सफलपूर्वक दोस्तों परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट कर रहा है कि इसे DRDO के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया। हाँ एक कथन सही है दोस्तों, यानी कि दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य सरकार, ध्यान देना है कि किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना दोस्तों जो शुरू किया गया है वह कहाँ में शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है राजस्थान में शुरू किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान से क्वेश्चन बनता है दोस्तों अभी करंट अफेयर्स में, जैसे हाथी सम्मेलन 2025 राजस्थान में हुआ है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों जो कि आपका राजस्थान में है, यहाँ से नहीं याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि INS निस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिसमें दोस्तों पहला कथन दे रहा है कि INS निस्तार को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। नहीं दोस्तों, देखिए INS जो निस्तार को दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नहीं बल्कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, यानी कि पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह एक गोताखोरी सहायता पोत है। हाँ एक कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि सत्य ही आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है दोस्तों कि यह 10 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 10 जुलाई को मनाया जाता है।
और यह दिवस भारत में झींगा पालन के अग्रदूत वैज्ञानिकों के समय में मनाया जाता है। नहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों के समय में नहीं, बल्कि दोस्तों डॉक्टर हीलालाल चौधरी के सम्मान में, डॉक्टर हीलालाल चौधरी के सम्मान में मनाया जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये ऑप्शन दूसरा गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है कि 2000 रुपया के करेंसी नोट पर आरबीआई को हालिया स्थिति के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिसमें पहला कथन है दोस्तों कि 2000 के करेंसी नोट अब प्रचलन में नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अब प्रचलन में नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कथन कि 2000 के करेंसी नोट वैध मुद्रा बने हुए, हाँ ये भी सही है दोस्तों। अभी ये वर्तमान में दोस्तों वैध मुद्रा बना हुआ है, यानी कि दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आप लगा लीजिए, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिसमें पहला कथन है कि इस शिलालेख को विश्व धरोहर समिति के 47वां सत्र के दौरान अनुमोदित किया गया है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि 12 किले महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल पहला कथन सही है, केवल पहला कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। बाकी दोस्तों 12 किले महाराष्ट्र और कर्नाटक नहीं, बल्कि दोस्तों महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 20 है कि जुलाई 2025 में आयोजित जा माता अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि यह भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। देखिए दोस्तों, जो आपका जा माता है दोस्तों, भारतीय वायुसेना नहीं बल्कि भारतीय नौसेना और जापान के वायुसेना के बीच, यानी कि दोस्तों पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह अभ्यास चेन्नई के पास आयोजित किया गया, हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जामाता जो अभ्यास है चेन्नई के बीच में हुआ है दोस्तों, यानी कि दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है, तो ये भी कथन सही है, तो दोनों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, शुभांशु शुक्ला जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय, हाँ बिल्कुल सही बात है, अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय बन चुके हैं। और पहला भारतीय कौन, तो दोस्तों राकेश शर्मा थे, यानी कि दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया, नहीं गलत है। इस परियोजना का दोस्तों शक्तिपीठ जो एक्सप्रेसवे परियोजना है, इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया था, यानी कि पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह परियोजना मध्य और पश्चिमी महाराष्ट्र को गोवा से जोड़ेगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा कथन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी नाटो सदस्य रक्षा और सुरक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। तो यह दोस्तों 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद का 5%, सभी नाटो सदस्य जो है दोस्तों रक्षा और सुरक्षा को खर्च बढ़ाने के लिए जो सहमत हुए हैं 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद का 5%। नेक्स्ट है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2025 में इजराइल और ईरान का युद्ध को क्या कहा था। तो दोस्तों 12 दिवसीय युद्ध कहा था, 12 दिवसीय युद्ध याद रखना है। अमेरिका राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों वर्तमान में 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, और यह इजराइल और ईरान के युद्ध को कहते हैं कि 12 दिवसीय युद्ध है, 12 दिवसीय। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो लागू होता है यह आपको सिर्फ समतल पृष्ठ पर, सिर्फ खुरदरे पृष्ठ पर भी और सिर्फ गोलीय पृष्ठ पर भी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोस्तों हमेशा प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में बराबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत यहाँ पे कह रहा है। पहला कथन है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ही होता है, और सबसे कम दोस्तों आपका बैगनी रंग का होता है, ये भी सही है। और बैगनी रंग का अवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हाँ ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, नहीं दोस्तों सबसे कम होता है लाल रंग का अपवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट है कि दर्पण की वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दर्पण के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला कथन दे रहा है कि यह दर्पण का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। यह परावर्तक पृष्ठ के मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल सही है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर, बाहर नहीं दोस्तों मध्य में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में सही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में दोस्तों जो ऑप्शन आपका पहला है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है दोस्तों, ये आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम है, तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और सी दोनों कथन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो लेंस की क्षमता के संबंध में जो ऑप्शन सी दे रहा है कि फोकस दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि दो दर्पण 0 डिग्री के कोण पर आमने सामने रखे हैं तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए जब थीटा जब भी 0 आ जाएगा यानी कि दोस्तों इसका अनंत हो जाएगा, अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होने के बाद वह किरण किससे होकर जाती है। तो वह किरण दोस्तों याद रखना है आपको कि वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर। नेक्स्ट है कि कौन सी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार क्या होगा। तो यह दोस्तों याद रखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है कि सभी, पहला कथन दे रहा है कि सभी प्रकार के अपवर्तित पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार के अपरावर्तित पृष्ठ परावर्तन के नियम को पालन करता है, ये भी सही है। फिर प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, नहीं दोस्तों अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है। प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों आसमान नीला दिखाई देने का जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा में परावर्तन हो जाने की घटना को कहा जाता है। तो इससे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अवतल लेंस के बारे में दोस्तों बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कथन दे रहा है कि इसके दोनों पृष्ठ अंदर और वक्रित होता है अवतल लेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर कह रहा है कि यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर, हाँ किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस दोस्तों, और उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इससे अपसारी लेंस और द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं, हाँ सभी कथन सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत कह रहा है दोस्तों। इसमें पहला कथन कह रहा है कि इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और इसको देखें दोस्तों कि अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, नहीं दोस्तों गलत कह रहा है, बीच में दोस्तों मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि इंद्रधनुष से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इंद्रधनुष से दोस्तों संबंधित जो कौन सा कथन सही है, जिसमें पहला कथन दे रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। प्राथमिक दोस्तों इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है कि द्वितीय इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की होता है, ये भी सही है। और द्वितीय इंद्रधनुष में प्राथमिक के मुकाबले धुंधला दिखाई देता है, यानी कि तीनों कथन सत्य है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि प्रकाश को निम्नलिखित में से किस घटना के कारण पानी से भरे बर्तन के तले में रखा सिक्का ऊपर हुआ उठा मैंने ऊपर उठा हुआ दोस्तों दिखाई देता है। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि परावर्तन के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है, जिसमें पहला कथन दोस्तों कि आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है, बताइए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक ही तल में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि आपतन कोण अभिलंब किरण के द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है, नहीं दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि परावर्तन कोण 90 के बराबर, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। देखिए दोस्तों जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो दोस्तों लवण और जल बनता है, लवण और जल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नेटल यानी कि बिच्छू बूटी के पेड़ में, बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है, बताइए कौन सा पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है आपको मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों जल में वियोजित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि अपचय के उपचार के लिए किस प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो अपचय के उपचार के लिए दोस्तों अम्ल, ध्यान देना है, अम्ल त्वरनाशक हो जाएगा, इसको एंटासिड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में मिलान करना है दोस्तों,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन हो जाएगा बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों चूने का पानी हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों कौन हो जाएगा? तो अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वो दोस्तों आपको हो जाएगा विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा ये आपका दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों साबुन हो जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 2 4 1 1 2 2 4 1 2 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको दोस्तों सी में आपका 2 लगा लीजिए, यहाँ पर 4 दे दिया है, गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में कौन सा कथन सही है? तो जिसमें पहला कथन दे रहा है दोस्तों कि अम्ल जो कि नीले लिटमस को लाल करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और क्षार जो है यह लाल लिटमस को नीला करता है, ये भी सही है। और अम्ल और क्षार की क्रिया पर जल और लवण बनता है, अभी देखें जस्ट बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो पहला कथन है कि सर्वप्रथम ऑरेनियस को अम्ल क्षार संकल्पना आई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर ऑरेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना आई, ये भी सही है। फिर लॉरी के बाद दोस्तों लुईस अम्ल क्षार संकल्पना आई थी, यानी कि तीनों सत्य है। ऑप्शन डी ला लीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित गलत कथन कौन सा है बताइए। न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित दोस्तों गलत कथन, तो जो ऑप्शन सी दे रहा है कि आरएनए में पिरामिडिन क्षार थाइमिन होता है दोस्तों, यही आपका गलत है। क्षार थाइमिन होता है दोस्तों, गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट है कि अम्लराज से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अम्लराज से, तो अम्लराज से कथन दोस्तों जो दे रहा है ऑप्शन डी कि आपका इसका उपयोग धातु के लिए होता है अम्लराज में, या दोस्तों आपका गलत है, अधातु के लिए इसका नहीं उपयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं कि क्षार से संबंधित गलत कथन कौन सा है? क्षार से संबंधित दोस्तों गलत कथन कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा, देखिए बिना बुझा हुआ चूना दे दिया है, यह दोस्तों बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही कथन हो जाएगा दोस्तों कि पहला है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। और दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं, यानी कि दोस्तों तीनों कथन सही है। तो यहाँ डी लगा लीजिए, उपयुक्त में से तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लवण से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो लवण से संबंधित जो कथन सही है दोस्तों, पहला कथन है कि लवण क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, हाँ सही बात है। और लवण का उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, हाँ ये भी सही है। फिर अमोनियम क्लोराइड ऐसा लवण है कि जो जलीय में अम्लीय हो जाता है, यानी कि तीनों कथन दोस्तों आपका सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसेटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसलिए दोस्तों कि यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पीएच दर्शाता है, बताइए पीएच किसको दर्शाता है दोस्तों? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक को, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को दर्शाता है। क्वेश्चन है 57 कि सभी प्रकार के अम्ल लवण भस्म के जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों विद्युत अनअपघट्य, यानी कि दोस्तों विद्युत अनअपघट्य कहा जाता है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है कि इमली तथा सिरका में कौन सा अम्ल है? इमली में दोस्तों टटेरिक अम्ल और सिरका में आपका एसेटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चाय तथा विटामिन सी में कौन सा अम्ल? तो चाय में दोस्तों टैनिक अम्ल होता है और विटामिन सी में दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी लगा लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि लिटमस लाइकन नामक पौधे से निकाला जाता है, तो लाइकन पौधे किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों लिटमस जो है लाइकन नामक पौधा से निकाला जाता है, और यह जो लाइकन है ना लाइकन, तो यह लाइकन दोस्तों पौधे थैलोफाइटा वर्ग का है, लाइकन पौधा दोस्तों थैलोफाइटा वर्ग का है। नेक्स्ट है कि जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दोस्तों दांत के जो दंत लवक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, दांत के जो दंत वलक है दोस्तों ये क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? तो देखिए दोस्तों जनगणना अगर 2011 की अगर बात की जाए तो महिला साक्षरता दर दोस्तों तो आपका 51.5 और पुरुष साक्षरता दोस्तों 71.2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो अबरख जो हो जाएगा दोस्तों, अबरख आपका गया में हो जाएगा, स्वर्ण आपका दोस्तों मुंगेर हो जाएगा, डोलामाइट दोस्तों रोहतास और पेट्रोलियम आपका पूर्णिया, यानी कि 2143 2143। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है 2143, आप लगा लीजिए 2143 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अविवाहितों के द्वारा जट जटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में किया जाता है?
तो यह दोस्तों याद रखना है सावन महीना में, श्रावण महीना में दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सावन महीना में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? बताइए दोस्तों किसका मकबरा जो कि आपका मनेर में स्थित है? तो शाह दौलत खां को, शाह दौलत खां को याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति स्तूप स्थित है दोस्तों, तो राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ में है? तो राजगीर में। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार को पूर्ण हड़ताल हुआ था। तो बिहार में दोस्तों पूर्ण हड़ताल हुआ था 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो बिहार का दोस्तों दूसरा स्थान है, बिहार का दूसरा स्थान याद रखना है जूट उत्पादन में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? तो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपका कहाँ में है? तो आपका गया में हो जाएगा। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपका गया में हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों जो जिला का सीमा नहीं लगता है वो शिवहर है, शिवहर दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान का दोस्तों समकालीन कौन थे? तो दोस्तों घनानंद थे, घनानंद याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक के नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक के नाम है दोस्तों वो धर्मपाल है, धर्मपाल याद रखिएगा। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, हाँ बिल्कुल धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है? तो दोस्तों लकड़ी का बना हुआ है, किसका? तो लकड़ी का याद रखिएगा। इस सेट का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद दोस्तों हम लोग इस सेट को समाप्त कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का पहला पदक किसने दिलाया था? तो दोस्तों सुहानी कुमारी, जो कि दोस्तों सारण से संबंधित है, सुहानी कुमारी दिलाई थी, याद रखना है सुहानी कुमारी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।